हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी घर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है। ठीक है, तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। मींस के हम जो हैं देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो बेसिकली जैसे आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या स्ट्रक्चर है। तो एक बार हम उसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एंड उसमें 11 चैप्टर्स हैं। ठीक, तो आज हम सिर्फ अपना फर्स्ट पार्ट जो है उसको देखेंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ सेक्शंस कवर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू करने से पहले सबको ये पता होना चाहिए कौन है फादर इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो सर जो स्टीफन है, जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, तो वो है फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 के। एंड ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये एक लेक्स फोरी है, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस, जहाँ पे कोई प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ लेक्स फोरी लॉ। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन कुछ पार्ट जो है इसका सब्सटेंशियल लॉ है ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि हम हमारे यहाँ पे एक एस्टॉपल का कंसेप्ट आएगा चैप्टर 8 में। ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, तो ये किस में आ जाएगा, सब्सटेंशियल लॉ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 1 से हम इसका शुरू करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट को सेक्शन 1 से। तो क्या कहता है सेक्शन 1 जो है वो बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात इसको शुरू करने से पहले वो ये है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है ना, ये एक्ट नंबर 1 है 1872 का, और 15 मार्च 1872 को ये क्या हुआ था, इनैक्ट हुआ था। मींस 15 मार्च 1872 को जो था ये बन चुका था। ठीक, और फोर्स में कब आया वो भी हम देखेंगे। तो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की जब बात ये करता है तो ये क्या बताता है, दिस एक्ट में कॉल्ड भी द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एक्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाएगा। और ये जो एविडेंस एक्ट है, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा, लेकिन कुछ को छोड़ के। जिसमें सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग में कौन कौन आएंगे, वो कोर्ट्स आएंगे। कौन से कोर्ट्स, कोर्ट मार्शल भी आएंगे, लेकिन कुछ कोर्ट मार्शल नहीं आएंगे अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वीन अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट एंड द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड एयर फोर्स एक्ट। ये वाले जो एक्ट्स हैं ये नहीं आएंगे। और ना ही कोई एफिडेविट जो होते हैं वो किसी कोर्ट में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ एविडेंस, या फिर किसी ऑफिसर को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। और ये जो कोई भी प्रोसीडिंग अगर आर्बिट्रेटर के सामने हो रही है, आर्बिट्रेटर अगर कोई प्रोसीडिंग करा रहा है, तो उसमें भी आप एविडेंस को नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि एविडेंस एक्ट जो है 1872 ये इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाएगा। सेकंड, इसमें जो इसका ये बता रहा है कि एक्सटेंशन कहाँ कहाँ होगा, तो होल ऑफ इंडिया होगा। अब होल ऑफ इंडिया कैसे होगा, पहले ये जो था ना ये रिपील कर दिया गया, यहाँ से ये ओमिट कर दिया गया। क्या चीज़, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसको लाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये चीज़ जो है क्या हो गई, अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जो प्रोसीडिंग है वो नहीं आएंगी। 7 सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें मेंशन नहीं होंगे। आर्मी एक्ट है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, इंडियन नेवी एक्ट है, एयर फोर्स एक्ट है, एफिडेविट्स है एंड प्रोसीडिंग जो कि आर्बिट्रेटर के सामने हो रही है। ठीक, और उसके बाद ये वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट है पूरा 1 डे ऑफ सितंबर 1872 को क्या आया था, कम इनटू फोर्स, मतलब फोर्स में आया था। तो इसी के साथ साथ ये एक और एक एक्ट आया था 1 सितंबर ऑफ 1872 को। वो एक्ट कौन सा था, वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट्स जो थे ना सेम टाइम पे आए थे। अब सेकंड क्लॉज जो सेकंड इसकी सेक्शन है वो तो क्या हो गई है, वो रिपील हो गई है। ठीक, उसके बाद जो है जो थर्ड इसकी सेक्शन है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसको हम देखेंगे। इन दिस क्लॉज इस एक्ट के अंतर्गत क्या है, जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो पूरे एक्ट में सेम रहेंगे। ठीक है, जब तक कि कोई अलग से आपको कोई अलग से ये कंटेक्स्ट में नहीं दे दिया जाता कि उसका मीनिंग चेंज है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ को देखते हैं जो कोर्ट की बात करता है कि कोर्ट में क्या क्या चीज़ आएंगी। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोर्ट का मतलब यहाँ ये है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। तो कोर्ट्स में हमारे इंक्लूड होंगे सभी जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड वो सब पर्सन
सिर्फ किसको छोड़कर, आर्बिट्रेटर को छोड़कर, जो कि लीगली ऑथराइज्ड है क्या करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। दैट इज कोर्ट की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब आ जाता है फैक्ट, कि फैक्ट किसे बोलते हैं। बेसिकली फैक्ट का मतलब जो होता है कि कोई भी थिंग है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है, या फिर किसी चीज की ऐसी अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग, या फिर उस चीज की कोई किसी उससे रिलेशन ऑफ थिंग्स, या फिर जो कि केपेबल ऑफ परसीव बाय द सेंसेस, ठीक है। तो यानी कि कोई थिंग है हमारे पास, कोई स्टेट ऑफ थिंग्स है, या फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स है, ठीक है, जो कि क्या किए जा सकते हैं, हमारे जो सेंसेस हैं उसके द्वारा क्या किए जा सकते हैं, परसीव्ड किए जा सकते हैं, ठीक है, बीइंग परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। एंड कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ठीक है, कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन जो क्या है कि वो पर्सन जो है कॉन्शियस है, ठीक है, उसको लेने के लिए। तो बेसिकली फैक्ट जो है हमारे वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल फैक्ट और एक होता है मेंटली फैक्ट। तो ये जो स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशंस की बात आ गई है ये फिजिकल फैक्ट में आएगा, एंड जो मेंटल कंडीशन की बात आ रही है ये मेंटल फैक्ट में आएगा, ठीक है। बेंथम ने भी इसमें क्लासिफिकेशन करा था अपना, उसने भी यही दो चीजें बताई थी, फिजिकल फैक्ट एंड जो हमारा वो है मेंटल फैक्ट। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन है, जैसे कि कोई देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इन इज अ फैक्ट। तो कोई भी ऐसी चीज, मतलब जो ऑब्जेक्ट सर्टेन ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, ठीक है, किसी सर्टेन प्लेस पे, तो ये चीज क्या है, एक फैक्ट है। अगर किसी मैन ने कुछ देखा है या फिर कुछ सुना है, ये एक फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट आ जाता है कि कोई भी ऐसा चीज जो हो रही है वो फैक्ट की कैटेगरी में आएगी। फिर आ जाता है रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या होता है, तो जैसे कि इसमें कहा गया है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इज एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो बेसिकली रेलिवेंट का क्या मतलब है, रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि कोई फैक्ट है, ठीक है, वो रेलिवेंट कब कहा जाएगा, जब कोई जैसे कोई दूसरा फैक्ट है वो उससे इतना कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो चीज उस के साथ में क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है रेलिवेंट फैक्ट। और ये जो रेलिवेंसी हम पढ़ेंगे 5 से लेके 55 जो सेक्शन है उसमें हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे फैक्ट्स जो दूसरे फैक्ट्स से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रेलिवेंसी के कैटेगरी में आ जाती है उनकी। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या होता है, बेसिकली अब ये जो फैक्ट एंड इशू है इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि किसी अदर फैक्ट से क्या है, या तो वो खुद ऐसा फैक्ट है या फिर किसी कनेक्शन में है, ठीक। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्टेड, डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। तो बेसिकली इसमें यह कहा गया फैक्ट एंड इशू को कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि या तो असर्ट कर रहा है या डिनाइड कर रहा है किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में क्या चीज करने के लिए, किसी भी फैक्ट का एग्जिस्टेंस बता रहा है, ये नॉन एग्जिस्टेंस बता रहा है, या नेचर बता रहा है, या एक्सटेंट ऑफ एनी, या उसका एक्सटेंशन कितना है। तो ये सब चीजें किस चीज के लिए बता रहा है, वो किसी पर्सन के राइट को, कि भाई उस का राइट एग्जिस्टेंस में है या नॉन एग्जिस्टेंस में है, या उसका नेचर कैसा है, उसका एक्सटेंशन कितना है, या किसी पर्सन की लायबिलिटी को बता रहा है, ठीक है, या उसकी डिसेबिलिटी को बता रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या जाएंगी, फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैक्ट एंड इशू होती है बेसिकली कि इशू में कौन सा फैक्ट है, क्या मुद्दे की बात क्या है, उस पॉइंट पे आओ आप, तो वो हो जाता है फैक्ट एंड इशू, ठीक। अब इसके बाद जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए जो है अक्यूज है बी के मर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायल चलता है कि ए ने बी की कॉज की डेथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इश्यूज में आ जाएंगे ये वाले फैक्ट्स कि उसने बी की डेथ कॉज की, उसका इंटेंशन बी को मारना था, एंड उसने क्या पता उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन लिया हो बी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें क्या जाएंगी, फैक्ट एंड इशू में आ जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर, कुछ भी चीज, कोई भी ऐसी बात जो एक्सप्रेस्ड की गई है या डिस्क्राइब की गई है, किस चीज पे, किसी भी सब्सटेंस पे, एट एनी सब्सटेंस मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस जो कि
लेटर के द्वारा हो सकता है आपका, ठीक है, फिगर्स के द्वारा हो सकता है, कोई मार्क्स यानी कि कोई चिन्ह बना दिया, ठीक है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, और इनके अलावा भी बहुत सारे मीन्स हैं उनके द्वारा हो सकता है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मतलब ये लेके आए हैं कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी हम मैटर एक्सप्रेस कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, मार्क्स के द्वारा या अदर कोई भी चीज़ है, वो चीज़ हमारी किस में आ जाएगी, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ लिखी हुई है राइटिंग में, तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, हमारी डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। वर्ड्स हैं, प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, फोटोग्राफ्स, और ये सब जो है ये क्या आ जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एविडेंस, कि एविडेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब एविडेंस का मतलब होता है, और उसमें इंक्लूड जो होते हैं एविडेंस में बेसिकली दो तरीके के एविडेंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ओरल एंड डॉक्यूमेंट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक थर्ड एविडेंस भी होता है जिसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, जो कि कब उसका होता है, जो बिल्कुल उन परिस्थितियों में ही दिया जाता है एकदम, ठीक है, सडनली दिया जाता है, तो वो सर्कमस्टांशियल होता है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे जो एविडेंस का मतलब दिया गया है वो किस तरीके का दिया गया है कि सभी स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स करता है, रिक्वायर्स करता है टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, ठीक है, विटनेसेस के द्वारा कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, सभी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करता है और रिक्वायर करता है कि भाई विटनेसेस के द्वारा ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये दिए जाने चाहिए, ठीक है, किस रिलेशन में, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो फैक्ट इंक्वायरी में चल रहा है, ठीक है, जो मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी में चल रहा है उनके रिलेशन में। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, जो इंक्वायरी होती है वो मजिस्ट्रेट करता है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करती है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में। तो वो सभी स्टेटमेंट जो विटनेसेस के द्वारा करे जाएंगे तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, हमारी ओरल एविडेंस में की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इसमें जोड़ा गया, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमने पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई चिन्ह बना दिया किसी भी जगह पे हो सकता है, लेटर के थ्रू, फिगर के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ इंक्लूड कर रहा है ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस जो मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है, उस चीज़ में वो डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि हाँ ये प्रूव हो जाए, वो एक तरीके से एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओके। फिर आता है प्रूव्ड। प्रूव्ड टर्म क्या होती है, इफ अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन, एक जो फैक्ट है वो प्रूव्ड कहा जाता है कब, जब ये जो कंसिडर कर लिया जाता है मैटर को बिफोर इट, कोर्ट के द्वारा ये कंसिडर किया जाता है कि या तो कोर्ट उसको बिलीव करे कि वो एग्जिस्टेंस में है, या फिर ये कंसिडर करे कि उसका एग्जिस्टेंस है, कैसे, कि जो प्रोबेबल है, किस तरीके से, कि एक जो प्रूडेंट मैन है वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत जो पर्टिकुलर केस दिया गया है इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, वो प्रूडेंट मैन ये समझेगा कि या तो वो बिलीव करेगा कि वो एग्जिस्ट है, उसका एग्जिस्ट करता है, या फिर वो एग्जिस्टेंस है उस चीज़ का, इस तरीके से कंसिडर करेगा। तो वो जो एक प्रूडेंट मैन इस चीज़ को मानेगा, तो इसी तरीके से प्रूव्ड की कैटेगरी में कोर्ट इसको मान लेगा, ठीक है। डिस्प्रूव्ड क्या होगा, डिस्प्रूव्ड वो होगा कि अगर कोई फैक्ट है तो वो डिस्प्रूव्ड कहा जाएगा जब कोई भी ऐसा मैटर है, ठीक है, वो कोर्ट के सामने जा रहा है, तो कोर्ट क्या है, या तो बिलीव करेगा कि वो उसका इट डजेंट एग्जिस्ट, या फिर कंसिडर करेगा इट नॉन एग्जिस्टेंस। सो कैसे, जो प्रोबेबल जो प्रूडेंट मैन है वो ऐसा समझता है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू एक्ट ऑन द सपोजिशन दैट इट डजेंट एग्जिस्ट, तो ये डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में क्या है, नॉट प्रूव्ड ये है कि एक फैक्ट जो है सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड, ना तो वो प्रूव्ड है और ना ही डिस्प्रूव्ड है, ठीक है। मतलब कोई प्रूडेंट मैन ना तो ये समझ रहा है कि वो एग्जिस्टेंस में है, ना ही ये समझ रहा है कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो चीज़ हो जाएगी नॉट प्रूव्ड, ठीक। इंडिया का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंडिया का मतलब है यहाँ पे
इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। जो 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके अंतर्गत हमने जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडिया की टेरिटरी में मिला लिया है। तो यहाँ पे जितने भी एक्ट से होंगे ये सब उस पर भी अप्लाई होंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। फिर आ जाता है ये हमारी थर्ड जो डेफिनेशन क्लॉज थी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, वो पूरी हो जाती है। 4 सेक्शन जो है वो प्रिजम्पशन की बात करती है। ठीक है, जिसमें मे प्रिज्यूम, शाल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ आता है। अब मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि जब इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट जो कोर्ट है मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि कोर्ट जो है किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है कि भाई वो जो है फैक्ट प्रूव्ड है, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि ये डिसप्रूव्ड ना किया जाए कि वो जो प्रूव्ड किया जाना है वो गलत है। ठीक है, तो ये जो है कोर्ट कह सकती है कि भाई ये चीज़ें दिखाओ। ठीक है, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, और क्या कह सकती है कि इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो जो सेक्शन 86 से लेकर 90A तक है वो मे प्रिज्यूम की बात करता है। और मे प्रिज्यूम जो है इसको क्या कहा जाता है, प्रिजम्प्शियो होमिनिस भी बोला जाता है। ठीक है, जो शाल प्रिज्यूम है, अब शाल प्रिज्यूम पे आ जाते हैं। जब क्या होता है, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शाल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शाल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, यहाँ पे वर्ड आ गया शाल प्रूव्ड, मतलब कोर्ट इसमें मानेगी ही मानेगी। सेक्शन 79, 83, 85 एंड 89 ये शाल प्रिज्यूम की बात करता है। ये जो होता है रिवर्टेबल होता है, यानी कि इसको रिवर्ट करा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोर्ट खुद नहीं कह रही, लेकिन इसमें जो है कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेगी किसी फैक्ट को कि हाँ ये जो है प्रूव्ड है फैक्ट। ठीक, दैट इज शैल प्रिज्यूम। फिर आता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि जब वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ टू ऑफ अनदर, जब कोई एक फैक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा कि वो दूसरे फैक्ट का क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड। ठीक है, उस एक फैक्ट के प्रूव होने पर क्या करेगी, उस दूसरे एक्ट को भी प्रूव्ड समझेगी। ठीक, एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट, और जो है अलाउ नहीं करेगी इसको डिसप्रूव करने के लिए। ठीक है, किसी भी एविडेंस को अगर वो एक बार कोई फैक्ट अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि उसके रिगार्डिंग दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिकली ही प्रूव हो रहा है, तो दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ में फॉल करेगा वो। ठीक है, और इस पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट किसी तीसरे एविडेंस को अलाउ नहीं करेगी कि आप इसको डिसप्रूव करने के लिए कोई वो करो। इसमें तो मे प्रिज्यूम में तो कोर्ट आपको क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है कि भाई आप इसको डिसप्रूव करने के लिए वो एंटाइटल हो, आप इसको डिसप्रूव करके दिखाओ। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज @studyघर को फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाके उसको फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तब आप हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए वहाँ पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।